प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए तीसरे विमान वाहक पोत को बनाने जा रहा है। इस बात से चीन को मिर्ची लग गई है। चीन ने अपने कागजी ड्रैगन ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। चीन पर एक छत्र राज करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो बात खुलेआम नहीं कर सकती, उसे वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए सामने रखती है। इसी ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर खूब बयानबाजी की है। उसने उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे को विमान वाहक पोत निर्माण से जोड़कर तंज भी कसा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस पिट्ठू अखबार ने लिखा है कि चीन किसी भी देश का दुश्मन नहीं है जब तक उसे उकसाया नहीं जाए। उसने अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से भी भारत के विमान वाहक पोतों की तुलना की है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत कथित तौर पर चीन का मुकाबला करने के लिए अपना दूसरा स्वदेशी विमान वाहक हासिल करने के लिए तैयार है। उसने चीनी सैन्य विश्लेषकों के हवाले से लिखा है कि अपने खुद के विमान वाहक पोत को बनाने में सक्षम होना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चीन का मुकाबला करने के लिए उसका निर्माण करना भारत के सुरंग दृष्टि को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स ने ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद से शुक्रवार को देश के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के अधिग्रहण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसकी कीमत लगभग $4.8 बिलियन है। ग्लोबल टाइम्स ने बीजिंग में मौजूद एक सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से लिखा, दुनिया में बहुत से देश स्वतंत्र रूप से विमान वाहक पोत नहीं बना सकते हैं, इसलिए इस जहाज से भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत अपनी नौसेना विकसित कर सकता है, लेकिन अगर उसकी रणनीति चीन पर केंद्रित है तो उसके पास सुरंग बनाने की दृष्टि है। विशेषज्ञ ने कहा कि चीन एक राष्ट्रीय रक्षा नीति अपनाता है जो प्रकृति में रक्षात्मक है, और इसलिए जब तक भारत चीन को उकसाता नहीं है, चीन भारत का दुश्मन नहीं है। चीनी विशेषज्ञ ने दावा किया कि हिंद महासागर में पीएलए नौसेना की उपस्थिति भारत पर लक्षित नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों, एस्कॉर्ट कर्तव्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सुरक्षा, सामान प्रदान करने, वाणिज्यिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए है, जिससे भारत को भी लाभ होता है। चीन नियमित रूप से अदन की खाड़ी और सोमालिया के जल क्षेत्र में नियमित एस्कॉर्ट मिशन पर नेवी एस्कॉर्ट टास्क फोर्स भेजता है। प्रत्येक टास्क फोर्स में आमतौर पर एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक रिक सप्लाई शिप शामिल होता है, और एक चीनी विमान वाहक पोत को अभी तक हिंद महासागर में जाना बाकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के नए विमान वाहक पोत पर फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू जेट सहित कम से कम 28 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर को तैनात किए जाने की उम्मीद है। यह विमान वाहक पोत 45,000 टन पानी विस्थापित करेगा। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के प्रस्तावित विमान वाहक पोत की तुलना अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से करते हुए कहा कि चीन का दूसरा घरेलू रूप से विकसित विमान वाहक पोत और कुल मिलाकर तीसरा पोत फुजियान को पहले ही जून 2022 में लॉन्च किया जा चुका है। फुजियान 80,000 टन से अधिक स्थापन कर सकता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लैस है जो स्की जंप रैंप की तुलना में भारी युद्धक विमानों को तेजी से लॉन्च कर सकता है, जिससे यह भारत की योजना से कई बेहतर विमान वाहक बन जाता है। ग्लोबल टाइम ने सेकी बगाड़ते हुए लिखा कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत का चीन के पहले स्वदेशी विमान वाहक शेंडोंग से कोई मुकाबला नहीं है। INS विक्रांत आज भी विश्वसनीय परिचालन क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है, हालांकि इसका निर्माण शेंडोंग की तुलना में बहुत पहले शुरू हुआ था, जबकि शेंडोंग ने इस साल पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में कई सुदूर समुद्री अभ्यासों में अपनी लड़ाकू क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स यहाँ यह बताना भूल गया कि चीन ने अपने पहले विमान वाहक पोत को यूक्रेन से कबाड़ में खरीदकर और रूस से तकनीक चुराकर विकसित किया था। ये हम तालिबान के बारे में बात करें। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाकर बैठा तालिबान भारत के साथ दोस्ती को बेचैन है। तालिबान ने ऐलान किया कि वह भारत में बंद पड़े अफगान दूतावास को जल्द ही शुरू करने वाला है। अफगान समाचार आउटलेट RT को दिए इंटरव्यू में तालिबान के विदेश मामलों के उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टैकनीजी ने कहा है कि भारत में अफगानिस्तान का दूतावास जल्द ही परिचालन शुरू करेगा। स्टैकनीजी ने यह भी कहा कि भारत में अफगान दूतावास उनके मंत्रालय के संपर्क में है। मुंबई और हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावास सक्रिय हैं और उप मंत्री के संपर्क में हैं। भारत में मौजूद अफगान दूतावास ने 24 नवंबर को एक बयान जारी कर अपने राजनयिक मिशन को बंद करने का आधिकारिक ऐलान किया था। अफगान दूतावास ने लिखा था, भारत सरकार से लगातार चुनौतियों के कारण यह निर्णय 23 नवंबर 2023 से प्रभावी है। यह निर्णय दूतावास द्वारा 30 सितंबर को संचालन बंद करने के पहल के बाद लिया गया है। यह कदम इस उम्मीद से उठाया गया कि मिशन को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए
भारत सरकार का रुख अनुकूल रूप से बदलेगा। दूतावास के बयान के अनुसार पिछले 27 महीनों में भारत में अफगान समुदाय में उल्लेखनीय कमी आई है। अफगान शरणार्थी, छात्र और व्यापारी देश छोड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2021 के बाद से संख्या में लगभग 50% की कमी आई है। बयान में आगे बताया गया कि इस अवधि के दौरान नए वीज़ा बहुत कम जारी किए गए हैं। तालिबान अपनी स्थापना के बाद वर्तमान में सबसे गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने तालिबान की अंतिम सरकार को मान्यता नहीं दी है। यहाँ तक कि तालिबान के खास माने जा रहे पाकिस्तान, चीन और रूस ने भी इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वर्तमान में तालिबान पाकिस्तान में दुश्मनी चरम पर है। ऐसे में तालिबान को अफगानिस्तान में पावर बैलेंस के लिए भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तालिबान को अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए निवेश की भी बहुत ज़रूरत है, जो उसे पाकिस्तान से नहीं मिलने वाला है। ऐसे में उसे भारत में एक दोस्त नज़र आने लगा है। आइए अब उन लोगों के बारे में बात करें जो इजराइल के लोग हमास के कब्जे में थे। इजराइल और हमास के बीच 1 महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। 7 अक्टूबर को आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर कई सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने कड़ी जवाबी कार्रवाई और समझौता कर अपने कुछ लोगों को रिहा कर लिया। अब बंधक बनाए गए लोगों के साथ कैद में रखे गए बर्ताव के बारे में कई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौरतलब है, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में शुक्रवार को एक समझौते के बाद से फलस्तीनी समूह ने 50 से अधिक इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाए गए 160 से अधिक लोग अभी भी गाजा पट्टी में हैं। संघर्ष विराम के तहत छोड़े गए बंधकों में से किसी ने भी फिलहाल उन हालातों की सीधी जानकारी नहीं दी है जिनमें उनको रखा गया था। बताया जा रहा है कि रिहा हुए लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वह जानकारी देने से बचें, क्योंकि उनका एक कदम भी उन लोगों को भारी पड़ सकता है जो अभी कैद में हैं। हालांकि इन लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से कुछ ऐसी जानकारी सामने आई हैं जिससे साफ पता चलता है कि कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बंधकों के परिवार इजरायली सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी लोगों को रिहा कराया जाए। समीर मेडिकल सेंटर, जहां 17 रिहा कराए गए लोगों का इलाज चल रहा है, वहां की चिकित्सा टीम के प्रमुख रोनित जेडेनस्टीन ने कहा कि मुक्त कराए गए लोगों की जांच करने पर पता चला है कि बंधकों को बहुत ही बुरी तरह से रखा जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें अच्छा खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग रिहा कराए गए हैं उनका 10% से अधिक वजन कम हो गया है। ओल्सन मेडिकल सेंटर की डॉक्टर मार्गरेट मसावी ने कहा है कि रिहा हुए लोगों ने बताया कि उन्हें अंडरग्राउंड में रखा गया था और थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। 24 में से 22 घंटे अंधेरे में बिताते थे। खाने में चावल, डिब्बाबंद ह्यूमस, फवा बीन्स और कभी कभी ब्रेड के साथ नमकीन चीज़ दी जाती थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता था, न फल, न सब्जी और न ही कोई और पौष्टिक आहार। मिसावी ने बताया यहाँ तक कि जब लोगों ने समय बिताने के लिए पेंसिल या पेन मांगा तो हमास के आतंकियों ने इसकी अनुमति नहीं दी, कि उन्हें डर था कि वे लिखकर कहीं जानकारी बाहर न पहुँचा दें। इसलिए कैदियों के पास केवल एक दूसरे के साथ बातचीत करने का विकल्प था। ये हम नासा चीफ के भारत यात्रा के बारे में बात करें। अमेरिका भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने मंगलवार को यह बात कही। नेल्सन की यात्रा नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीतिक चर्चाओं की एक श्रृंखला को चिन्हित करेगी। नेल्सन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भारत में टचडाउन। इसरो के साथ नासा की साझेदारी को बढ़ाने के लिए 1 सप्ताह तक आकर्षक बैठकों और कार्यक्रमों के लिए तैयार हूँ। भारत अंतरिक्ष में अग्रणी है और हम एक सार्थक यात्रा की आशा कर रहे हैं। उन्हें मीडिया से बात करते हुए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के लिए भारत को बधाई दी और कहा कि अमेरिका 2024 में दक्षिण ध्रुव पर निजी लैंडर भेजेगा, लेकिन भारत पहले ही ऐसा कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत नासा के लिए एक महान भागीदार है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 2040 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के भारत के दृष्टिकोण में मदद करेगी। नेल्सन ने कहा कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन शून्य गुरुत्वाकर्षण में फार्मा अनुसंधान सहित अनुसंधान के लिए कई रास्ते खोल सकते हैं। यदि भारत चाहे तो हम सहयोग कर सकते हैं और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। नेल्सन के बेंगलुरु के NISAR अंतरिक्ष यान सुविधाओं का दौरा करने की उम्मीद है, जो पृथ्वी अवलोकन मिशन के लिए हार्डवेयर विकास पर नासा और ISTO के बीच पहली संयोग पहल है। 2024 में लॉन्च होने वाला निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगले साल भारत के अंतरिक्ष यात्री भी भेजेंगे। नासा 2024 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक उड़ान भरने के लिए प्रशिक्षित भी करेगा। नासा प्रमुख के अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय निजी कंपनियों, छात्रों से मिलने और अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए STEM पर चर्चा करने की भी उम्मीद है, जिसे आर्टेमिस
जनरेशन के रूप में जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।